प्लान ये है कि अभी हम लोग डायनामिक्स वाला पोर्शन कर लेते हैं और उसके बाद डायनामिक्स के बाद बचेगा काइनेमैटिक्स। डायनामिक्स के बाद हम लोगों को डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन और एसएचएम कॉम्बिनेशन। और ये तीनों पार्ट, क्योंकि काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स ये तो तुम्हें मोर और लेस याद ही होगा और थोड़ा बहुत रिवाइज करने से याद आ जाएगा। ठीक है, डायनामिक्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं, काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं, ये तुम्हें आसानी से याद आ जाएगा। लेकिन उसके बाद के जो ये तीन टॉपिक्स हैं, जो कि स्टार्टिंग में पहले तुम सोचते थे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यही तीनों टॉपिक्स, ठीक है, अभी हम लोग मतलब 12th में यूज़ करेंगे। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखोगे एसी में, ऑसिलेशन में और वेव्स में भी यूज़ होगा। कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन, देन फोर्स्ड ऑसिलेशन और फाइनल है एसएचएम कॉम्बिनेशन। ठीक, एसएचएम कॉम्बिनेशन, डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये तीनों टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है एसी के लिए। ये तो अभी डायनामिक्स जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। डायनामिक्स के कुछ क्वेश्चंस में अभी क्लास में तुम्हारे सामने ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत तुम्हें याद आ जाएगा। और ज्यादा क्वेश्चन में अलग से, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा साथ में। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होंगे जिनको कि अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख लेंगे। और बहुत लोग हैं जिनको कि जिन लोगों ने रिवीजन अच्छे से किया हुआ है, तो उनका कुछ क्वेश्चंस में ही काम हो जाएगा। ठीक है, एसएचएम के टिपिकल डायनामिक्स क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। टिपिकल डायनामिक्स क्वेश्चन में तुम्हें पार्टिकल दिया जाएगा, फोर्सेस पता होंगे, फोर्सेस को देख करके तुम्हें बताना होगा पार्टिकल का मोशन एसएचएम होगा या नहीं, और एसएचएम होगा तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कितनी होगी। ठीक, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, ठीक है, तो एसएचएम के डायनामिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स, ठीक है, याद है। सबसे पहला स्टेप है आवाज और स्क्रीन अच्छे से, आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है और स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कब ऑफ हो गया। फाइंड द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, सबसे पहला काम है फोर्सेस को देख करके पता लगाना पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। नेक्स्ट स्टेप है कि डिस्प्लेस द पार्टिकल। ठीक है, डिस्प्लेस द पार्टिकल एन आर्बिट्ररी डिस्टेंस, कोई भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस, आर्बिट्ररी डिस्टेंस x from the equilibrium, from the equilibrium. थर्ड, इक्विलिब्रियम पहले पता लगाना है। इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को कोई भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में x से डिस्प्लेस कर देना। उसके बाद चेक करना है, ठीक है, अब पार्टिकल का मोशन एसएचएम होगा या नहीं, चेक करना है। चेक ऑन net force on the particle, check for the check if the force satisfies following condition, satisfies following conditions। ठीक है, पहली कंडीशन है
कि नेट फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स ठीक है इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्विलिब्रियम पता किया, एक्स डिस्प्लेस किया, अब चेक किया कि एक्स डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है या नहीं, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे पार्टिकल का मोशन SHM होगा, और अगर SHM होगा तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम न्यूटन्स लॉ की हेल्प से जो भी नेट फोर्स तुमने निकाला है ठीक है एक्सेलरेशन निकालेंगे। नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन भी पता है, और हम एक्सेलरेशन को इक्वेट करेंगे ठीक है, एक्सेलरेशन को इक्वेट करेंगे क्योंकि SHM हो रहा है तो SHM में पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होती है। अगर वाई एक्सिस के अलोंग SHM हो रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग SHM हो रहा है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स से जैसे इक्वेट करेंगे तो माइनस डायरेक्शन के लिए ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करने के बाद ओमेगा की वैल्यू पता चल जाएगी, ओमेगा का मतलब SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई ठीक है। सबसे ठीक है ये स्टेप्स है, इन स्टेप्स को अप्लाई करके हम सारे SHM के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, SHM के डायनामिक्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें पता करना होता है कि पार्टिकल का मोशन SHM हो रहा है या नहीं, और SHM हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कितनी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ठीक है, हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के साथ सॉरी एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मतलब एक स्प्रिंग के साथ इस तरह से एक ब्लॉक ठीक है कनेक्टेड है कुछ इस तरह से ठीक है। अब कहा गया है ये पता करो कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सॉरी क्या मैं बोला, ये पता करो कि अगर हम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस करने के बाद ब्लॉक का मोशन SHM होगा या नहीं, और SHM होगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा। टिपिकल प्रॉब्लम है SHM का ठीक है, ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा ठीक है, लेकिन इसी तरह से हम बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो। तो तुम इस ब्लॉक को अगर देखोगे, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, ब्लॉक को देखोगे तो ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये पहला स्टेप तो हमें करने की जरूरत नहीं है, पहला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट है। दूसरा स्टेप क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को कोई आर्बिट्ररी डिस्टेंस x डिस्प्लेस करो ठीक है। ब्लॉक को, यहाँ पे पार्टिकल का मतलब ब्लॉक है, तो ब्लॉक को हमें कोई आर्बिट्ररी डिस्टेंस x डिस्प्लेस करना है। इस ब्लॉक को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ से लेटर से यहाँ x डिस्प्लेस कर दिया ठीक है। तो ये स्प्रिंग कुछ स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच होने के बाद स्प्रिंग कैसा दिखेगा, इस तरह से ठीक है। स्प्रिंग को स्ट्रेच करके ठीक है, ब्लॉक को हमने कोई आर्बिट्ररी डिस्टेंस ठीक है x से डिस्प्लेस कर दिया है ठीक है। ये है x, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें तीसरा स्टेप कहता है कि चेक करो कि डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है या नहीं, और उसके बाद चेक करो कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है कि नहीं ठीक है। तो हम नेट फोर्स देखते हैं, ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स, तो जैसे ही हम ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्लियर है कि ब्लॉक के ऊपर mg और नॉर्मल तो बैलेंस है, इसके ऊपर एक ही नेट फोर्स एक्ट करेगा वो है स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा,
कुछ यूं एक्ट करेगा इधर की तरफ, इस तरह से स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, ये नेट स्प्रिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है, नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है। नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट तो है ही, चेक करना है डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनल भी है या नहीं, तो नेट फोर्स की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमें पता है कि नेट फोर्स एक्चुअली स्प्रिंग फोर्स की इक्वल है, और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है kx। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनल भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक का मोशन बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, मतलब ये ऑसिलेट तो करेगा लेकिन इसका ऑसिलेशन सिंपल साइनोसॉइडली वैरी कर रहा होगा टाइम के साथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, तो हम ये जो नेट फोर्स है ना इसको मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिखेंगे, और हमें पता चल जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू है k/m टाइम्स x। और क्योंकि ये SHM है तो हमें पता है किसी भी SHM के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर x की इक्वल ही होगी। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू पता चल जाएगी √k/m, और टाइम पीरियड की वैल्यू पता चल जाएगी 2π√m/q। ये एक्सप्रेशन तुम्हें जनरली हमेशा याद ही रहेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2π√m/k, ब्लॉक का मास क्या है और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसको यूज करके हम ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसी फॉर्मूले में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये रटना नहीं, ये अपने याद हो जाएंगे जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो देखो मास ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी ऑसिलेशन होगा। तो मास डबल कर दिया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज कर दी गई, और टाइम पीरियड कैसे चेंज करेगा, इस तरह के क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को वर्टिकली रख दिया गया है। ठीक, वर्टिकली ऐसे हैंग करके रख दिया गया है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो कर ही लेता हूँ। पहले ये स्प्रिंग जो है ना नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, और इस स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि इस ब्लॉक का जो ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन तो होगा, ठीक है, अपने, ठीक है, कॉमन डेली एक्सपीरियंस से, डेली लाइफ एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। अभी ऑसिलेशन पूछा गया है कि SHM होगा या नहीं, ऑसिलेशन SHM होगा या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला स्टेप है इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना, निकालते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए हम सोचेंगे जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, उस टाइम में स्प्रिंग के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, उस टाइम में स्प्रिंग के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। रिलीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग फोर्स और mg इक्वल हो गया होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हम ड्रॉ करेंगे, और इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ नीचे आएगी, कुछ यहाँ पर। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर आएगी, पहला स्टेप होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पता लगाना, तो कोई बात नहीं, पता लगाते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस x इक्विलिब्रियम कहलाएगी, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होने का मतलब है इस ब्लॉक के ऊपर सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो सारे फोर्सेस अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूं mg एक्ट कर रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स है, और वो स्प्रिंग फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से स्प्रिंग फोर्स है। हम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम, इसको यहाँ रखते हैं, एट इक्विलिब्रियम स्प्रिंग फोर्स और वेट इक्वल हो गया होगा, और स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, के एक्स इक्विलिब्रियम mg। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की वैल्यू हमें पता चल गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन की वैल्यू आ रही है mg अपॉन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की वैल्यू पता चल गई। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, चेक करने के लिए कि पार्टिकल का मोशन, यहाँ पर ब्लॉक का मोशन SHM होगा या नहीं, अगला स्टेप है कि इक्विलिब्रियम जहां पर भी आया है वहां से ब्लॉक को कोई भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस x डिस्प्लेस करो। ठीक, किसी ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, हमें यहाँ से x डिस्प्लेस करना है। तो एक काम करते हैं, हम ब्लॉक को और, ठीक है, ब्लॉक को और नीचे, इक्विलिब्रियम से x नीचे डिस्प्लेस करते हैं। तो स्प्रिंग कुछ यहाँ पर मान लो ब्लॉक आ गया, ठीक है, ब्लॉक कुछ यहाँ पर आ गया। ये इक्विलिब्रियम से इस ब्लॉक को हम और, ठीक है, इक्विलिब्रियम से x नीचे डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर दिया, ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फाइनल स्टेप है कि अब हम इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स देख करके पता लगाना चाहते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है या नहीं, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है या नहीं। ठीक है, तो बताओ नेट फोर्स किधर की तरफ होगा। हम लोग सोचेंगे mg की वैल्यू तो जितनी इक्विलिब्रियम में एक्ट कर रही थी उतनी यहाँ पर भी एक्ट करेगी, है ना, mg की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, mg पहले की तरह सेम एक्ट कर रहा है, mg तो पहले जितना एक्ट कर रहा था वही एक्ट, लेकिन एक्सटेंशन इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू थी, अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर जितनी एक्ट कर रही थी उससे ज्यादा एक्ट करेगी। और इक्विलिब्रियम पर हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg की इक्वल थी, यानी x डिस्प्लेस करने के बाद स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg से ज्यादा हो गई होगी, यानी कि नेट फोर्स अब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। स्प्रिंग फोर्स बड़ा है mg से, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई नेट फोर्स के लिए। दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन वेरीफाई करने के का मतलब है नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी, वो होगी स्प्रिंग फोर्स माइनस mg। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू के एक्सटेंशन, और इस बार एक्सटेंशन की वैल्यू है यहां से यहां तक, और ये एक्सटेंशन कितना है, ये x इक्विलिब्रियम प्लस x के इक्वल है। ठीक है, तो के एक्स प्लस एक्स इक्विलिब्रियम माइनस mg, और x इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, और इसीलिए कैलकुलेट की थी कि अभी हम यूज कर पाए। तो x इक्विलिब्रियम की वैल्यू जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, के एक्स प्लस के एक्स इक्विलिब्रियम, के एक्स इक्विलिब्रियम को mg लिख देंगे। चलो मैं एक और स्टेप लिख लेता हूँ, के एक्स प्लस के एक्स इक्विलिब्रियम माइनस mg, और ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है। तो नेट फोर्स की वैल्यू ना फिर से के एक्स के इक्वल ही आएगी। ठीक है, इसका मतलब है नेट फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी
लिखेंगे और टाइम पीरियड लिखेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी। मतलब पिछले केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू k/m आई थी, यहाँ पर भी k/m। पिछले केस में टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√m/k आई थी, यहाँ पर भी m/k। ठीक है, तो इससे पता ये चला कि ग्रेविटी की वजह से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का की इक्विलिब्रियम सॉरी टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है। ग्रेविटी बोलो या हम बोल सकते हैं कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर, जैसे यहाँ पर था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी k/m √ और टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√m/k के इक्वल। अब हम बोलते हैं कि अगर साथ में हमारे ब्लॉक के ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स भी एक्ट कर जाए, तो कांस्टेंट फोर्स फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड नहीं चेंज कर सकता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड डिपेंड कर रही है m के ऊपर और स्प्रिंग के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स ही अल्टीमेटली SHM कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी स्प्रिंग कांस्टेंट पर और मास पर सिर्फ डिपेंड करेगी। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स क्या कर रहा है? कांस्टेंट फोर्स इक्विलिब्रियम डिसाइड कर रहा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब है अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है हमारे पास, तो उसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू पता है, चाहे वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कहीं पर भी रखा हो। ठीक है, जैसे उसमें पूछा जाता है स्पेस में ले जाते हैं, तो स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, लेकिन ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता है फ्रीक्वेंसी पर, टाइम पीरियड पर। ठीक है, दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, या अर्थ के सरफेस पर ही अगर हम अपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखेंगे, इंक्लाइन प्लेन पर रखेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तुम्हें बोला गया ये यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया गया है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ ऑसिलेशन के लिए, तो सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे mg sin थीटा एक्ट कर रहा है, तो mg sin थीटा की वजह से इक्विलिब्रियम थोड़ा पहले आ जाएगी कंपेयर टू ये वर्टिकल पोजीशन, लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर भी सेम ही आएगी, और टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√m/k के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको तुम यूज करके तुम हर तरह के डायनामिकल सिचुएशन में पार्टिकल के SHM का टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बाकी जो केसेस हैं जिनके लिए तुम्हें, जो कि स्टैंडर्ड केसेस हैं जिनके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए थी, वो तुम्हें याद ही रहती है, वो स्टैंडर्ड केसेस के लिए मैं टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी अभी नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, उसके रिजल्ट्स मैं बस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको अलग से मैं रिकॉर्ड करके साथ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम उस पर टाइम स्पेंड क्यों करें। वैसे अगर तुम लोगों को याद है तो मुझे बताना कि क्या वैल्यू आती है। ये हमारे पास सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, ये ऐसे करके वाटर का सरफेस है, और ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक के वेट बाउंड फोर्स, ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने का मतलब वेट और बाउंड फोर्स बैलेंस है। ठीक है, अब पूछा जाता है, इसको हम थोड़ा सा डिप्रेस करते हैं, डिप्रेस करने के बाद फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, टाइम पीरियड क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। इसकी टोटल हाइट हमें बता दी गई है। सिमिलर प्रोसीजर यूज करके तुम ये सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। इसको एक काम करते हैं, एक्स इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इसके बाद डिस्प्ले थोड़ा सा इसको डिप्रेस किया जाता है, टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेम स्टेप्स फॉलो करके टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे भी पता चलता है कि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए नहीं, लार्ज ऑसिलेशन के लिए भी हम इस सिलेंडर को कितना भी डिप्रेस करेंगे, ठीक है, और रिलीज करेंगे, इस सिलेंडर का वाटर सरफेस के ऊपर सिलेंडर का मोशन हमेशा
बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आती है कि ये तुम्हें याद रखने में ऐसे तुम सोचोगे 2π/h/g है, लेकिन यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी ρ/σ वाला भी टर्म आता है, σ/ρ, ठीक है। तुम इस फॉर्म में याद रखोगे तो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ऐसे इसको याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद हो जाता है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसेंटली। ये x इक्विलिब्रियम अपॉन जी, ठीक है। टोटल हाइट के टर्म्स में याद रखोगे तो एक्सप्रेशन ऐसे है, वरना तुम बोल सकते हो कि किसी भी सिलिंड्रिकल ब्लॉक के वाटर सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे ऑसिलेशन के टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π/x इक्विलिब्रियम अपॉन जी, मतलब उस सिलेंडर का कितना लेंथ लिक्विड के अंदर है, ये डिसाइड करेगा कि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला केस भी बहुत ही फेमस है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मॉल ऑसिलेशन के लिए एसएचएम होगा, हमेशा एसएचएम होगा। और इसी तरह दूसरा केस आता है, इसमें बोला जाता है कि अर्थ के डायमीटर के अलोंग हमने, ठीक है, टनल बनाया। तुम लोग का ग्रेविटेशन मैंने अभी नहीं लिया है ना, ग्रेविटेशन कवर करेंगे, अब तो बहुत आसानी से जल्दी कवर हो जाएगा। कि अगर जरूरत पड़ी तो, अगर तुम लोग ऐसे खुद से कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो अर्थ का जो सेंटर है वहां पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है, और डेप्थ पे जी की वैल्यू वैरी करती है, सरफेस पे सबसे ज्यादा जी की वैल्यू होती है। और जी का जो वेरिएशन है ना, तुम आगे देखोगे, जी जो है ना वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की इक्वल होती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अर्थ के लिए वैसे ही वैरी करती है जैसे सॉलिड स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका वेरिएशन कुछ ऐसा होता है सॉलिड स्फेयर के लिए, याद है ना। इस पार्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी जी की वैल्यू ऐसे लीनियरली वैरी करेगी और बाहर ऐसे वैरी करेगी, ठीक है। एनीवे तो अंदर हर जगह पर हमें जी की वैल्यू पता है, तो हम इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं, नेट फोर्स देखते हैं और पता चलता है कि वो प्रोपोर्शनल ही है, वो तो पता ही है ना तुम्हें, ये वाली जो डिस्टेंस है ना इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी की वैल्यू आती है। वो कितनी आती है पता है, तुम बता सकते हो। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन याद दिलाओ, वो है के क्यू अपॉन आर, अंदर के लिए। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी इसको हम इजी लिख सकते हैं, और ये स्मॉल जी के इक्वल होती है। के की जगह कैपिटल जी, एम की जगह कैपिटल एम, मतलब इस अर्थ का मास, और ये आर की जगह यहाँ एक्स, सेंटर से डिस्टेंस अपॉन आर की, ये होती है जी की वैल्यू। तो तुम देख सकते हो कि नेट फोर्स जो होगा ना एम जी, वो एक्स के प्रोपोर्शनली होगा। तो यहाँ पे भी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, स्मॉल ऑसिलेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। टनल बनाते हैं और टनल में सेंटर से कहीं पर भी हम अपने ब्लॉक को रखते हैं, बिल्कुल सरफेस के पास रखें या सेंटर के पास, इसके बीच में कहीं पर भी पार्टिकल को रख करके रिलीज करेंगे, तो रिलीज करने के बाद पार्टिकल का जो मोशन है वो बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू तुम गेस कर सकते हो, 2π√, क्या नहीं चाहिए, क्या लगता है तुम्हें। देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड m/2π√m/k है। बाकी सारे एक्सप्रेशन में जहाँ पे ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे भी इनडायरेक्टली ग्रेविटी इन्वॉल्व है एसएचएम कराने के लिए, तो वहां पे टाइम पीरियड जो है ना 2π√, सम लेंथ अपॉन जी की इक्वल होगा। वो लेंथ क्या होगा अलग अलग केसेस में, वो बस तुम्हें देखना। तो यहाँ पे क्या लेंथ होना चाहिए, वो रेडियस ऑफ अर्थ की इक्वल आती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू तुम्हें पता होती है, ये बहुत फेमस वैल्यू है।
ये वैल्यू 84 मिनट की इक्वल होती है। कैपिटल आर पता है, जी पता है, और 84 मिनट का मतलब है 1 आवर 24 मिनट। तो मतलब 1 घंटे 24 मिनट के बाद तुम चाहे सरफेस से रिलीज करो या पास से रिलीज करो, वो एक साइकिल कंप्लीट करके वापस आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद और कौन कौन से केसेस हैं? ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो है ना, क्योंकि अब तुम लोग 12th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो, तो एक दो क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के ले लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं तुम लोग सॉल्व कर पाते हो या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें कहा गया है कि हम रिंग को, रिंग के ऊपर चार्ज को बिल्कुल, क्या हो गया, रिंग के ऊपर चार्ज को हम बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके बिल्कुल सेंटर पर अगर किसी चार्ज को रखेंगे तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तुम्हें याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा, और ये मैक्सिमम वैल्यू R/√2 पर आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तुम्हें याद है? ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है, ये बताओ कि अगर हम सेंटर पर ये पॉजिटिवली चार्जिंग है और सेंटर पर नेगेटिवली चार्ज ठीक है पार्टिकल रखते हैं, तो पॉइंट चार्ज है, ये -Q है, और बाहर रिंग पर जो टोटल चार्ज है वो +Q है। और इस -Q को बोला जाता है, थोड़ा सा हम ऐसे डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करने के बाद पूछा गया है कि ये बताओ इस चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन SHM होगा या नहीं, और SHM होगा तो टाइम पीरियड कितनी होगी। जल्दी सॉल्व करो जरा। जैसे सॉल्व हो जाएगा तो बताना। टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। कैपिटल Q is the charge on ring and small -Q is the charge on point charge. आ गया? अरे इसमें इतना टाइम क्यों लगा? फोर्स x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं, आर्बिट्ररी डिस्टेंस x से डिस्प्लेस करते हैं, पॉइंट चार्ज यहाँ पर आ गया। नेट फोर्स लिखते हैं, नेट फोर्स की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अपोजिट होगा। नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट तो है ही, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है K Q X अपॉन x² + r² 3/2। तो हम देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है ना वो x के प्रोपोर्शनल नहीं, x का एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। SHM नहीं होगा, ऑसिलेशन होगा
ऑसिलेशन तो होगा, एनर्जी से हम बता सकते हैं कि जितना राइट से रिलीज करेंगे उतना ही लेफ्ट जाएगा और ये ऑसिलेशन कंटिन्यू होगा, लेकिन एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, फिर बोला जाता है कि क्या स्मॉल ऑसिलेशन के लिए एसएचएम होगा? तो स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब है कि अगर एक्स की वैल्यू इसकी रेडियस से बहुत ही छोटी है, तो बहुत छोटा सा डिस्टर्बेंस हम ला रहे हैं, ऑसिलेशन होगा। तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, ठीक है, इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द रिंग, देन डिनोमिनेटर में हम बोलेंगे आर के कंपैरिजन में एक्स को इग्नोर कर सकते हैं और ये एक्सप्रेशन आ जाए कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। ठीक है, और नेट फोर्स की वैल्यू एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ऑपोजिट भी है, एक्स के ऑपोजिट भी है, एक्स के प्रोपोर्शनल भी है, यानी अब पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, तो इसको एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू पता चल गई, वो है के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू। एम इज स्मॉल पार्टिकल का मास है, रिंग का मास नहीं है, टाइम्स एक्स, ये इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो तुम्हें ओमेगा की वैल्यू भी पता चल जाएगी और टाइम पीरियड की वैल्यू भी पता चल जाएगी, होगी 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब अपॉन के कैपिटल क्यू स्मॉल, और यहाँ पे के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये हमें बताया गया है कि ये इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस ए और माइनस ए वाई एक्सिस पर रखे गए, इक्वल एंड ऑपोजिट, सॉरी इक्वल चार्ज प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, और ये दोनों ए डिस्टेंस पर रखे गए। ये जो डिस्टेंसेस है, ये ए है और ये वाली डिस्टेंस ए। अब क्वेश्चन में कहा गया कि इसके ओरिजिन पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, स्टार्टिंग में तो ये इक्विलिब्रियम पर है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करने के बाद ये ऑसिलेट करेगा, एसएचएम होगा या नहीं, और एसएचएम का टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। एसएचएम तो नहीं होगा, लेकिन स्मॉल ऑसिलेशन के लिए एसएचएम, ठीक है, तो इसके लिए भी तुम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और जो फेमस केसेस है जिनके लिए तुम्हें टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर याद होगा तो तुम लोग रिजल्ट बताना। ये इस तरह से यू ट्यूब एपरेटस है। ठीक है, हम इस वाले पोर्शन को इग्नोर करें, ये बहुत ही छोटा पोर्शन है। तो बोला गया कि इसके अंदर हम लिक्विड को फिल करते हैं, इसी लेवल तक लिक्विड को फिल करते हैं। ठीक है, और फिर बोला गया कि अगर हम लिक्विड के को थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे, लिक्विड के सरफेस को, तो इस लिक्विड का जो सरफेस है ना, वो ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी? अगर एक साइड के कॉलम की हाइट h है, तो टाइम पीरियड तुम कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करना इंटरेस्टिंग होगा। ये टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेविटी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के फॉर्म में आएगा। वहाँ यहाँ पे जो h होगा ना, ये h होती है कॉलम की एक साइड की हाइट। ठीक है, इसके लिए तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसको तुम लोग ट्राई करना। वैसे इसके लिए तो मैंने रिजल्ट बता दिया, और इससे थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इनको भी तुम ट्राई करना। ठीक है, मैं स्ट्रिक्टली सजेस्ट कर रहा हूँ, इनको भी ट्राई करना। मान लो एक कॉलम तो वर्टिकल ही है, लेकिन दूसरा कॉलम अगर वर्टिकल नहीं है, ऐसे 45 डिग्री पर,
तो तुम्हें हाइड्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल से पता है कि दोनों कॉलम में लिक्विड का सेम लेवल रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये बताओ, इस बार अगर हम लेवल को डिस्टर्ब करते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी? ठीक है, तुम लोग ट्राई करना। ये दोनों कॉलम जो है अलग अलग एंगल पर है, ठीक है, इसको तुम लोग ट्राई करना। ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करना। उसी तरह मैंने जो अर्थ के सरफेस में टनल वाला क्वेश्चन बताया है, वैसा ही क्वेश्चन तुमसे, ठीक है, ये हमारे लिए ऐसे करके, ठीक है, ये डायमीटर है, ठीक है, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम लोग टनल तो बना रहे हैं लेकिन हम किसी कॉर्ड के अलोंग टनल बना रहे हैं। अर्थ के सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर नेट फोर्स जो एक्ट करेगा ना, वो तो हमेशा, या जी की वैल्यू जो, जी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है। लेकिन क्योंकि हमने टनल इस तरह से कॉर्ड के अलोंग बनाया है, और इस पार्टिकल का जो मोशन है वो कॉर्ड के अलोंग ही हो सकता है, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट उसको ऑसिलेशन करा रहा होगा, ठीक, तो यहाँ पे ऑसिलेट करेगा। तुम देखोगे कि स्मॉल ऑसिलेशन, लार्ज ऑसिलेशन के लिए डायमीटर वाले टनल के अलोंग तो हमेशा एसएचएम होगा, लेकिन कॉर्ड के अलोंग एसएचएम नहीं होगा, ठीक है। तो एसएचएम नहीं होगा तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए चेक करते हैं, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए एसएचएम आएगा, तुम्हें स्मॉल ऑसिलेशन के लिए एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, ठीक है। इसमें ये वाली कॉर्ड के लिए बता दिया गया, कुछ भी मान लो ये वाली डिस्टेंस बता दी गई है, या ये वाली डिस्टेंस बता दी गई, ये वाली डिस्टेंस मान लो ए है, ठीक है, तो कैलकुलेट करना, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं बहुत सारे, वो सब मैं ऐसे असाइनमेंट में सेंड कर दूंगा। और कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में, ठीक है, वो रोटेशंस में आते हैं, एंगुलर एसएचएम, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद वो सबसे पॉपुलर केस, ठीक है, जो कि जिससे कि बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए हमें बताना है कि एसएचएम होगा या नहीं, और एसएचएम होगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रिंग लेते हैं और उस स्ट्रिंग के साथ पेंडुलम बॉब को ऐसे हैंग करा देते हैं, और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेंडुलम बॉब है। क्वेश्चन में कहा गया स्ट्रिंग के साथ ये पेंडुलम बॉब वर्टिकली हैंग कर रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने के बाद ये ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, पहले तो ऑसिलेशन एसएचएम होगा या नहीं, और एसएचएम, अगर एसएचएम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पेंडुलम बॉब का मोशन है ना, वो तो सर्कुलर मोशन है, वो कर्व्ड पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, लीनियर मोशन है ही नहीं, तो लीनियर एसएचएम कैसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एसएचएम तो अभी तक हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे थे, मतलब एसएचएम का मतलब हम लोग पार्टिकल का लीनियर एसएचएम ही अभी तक डिस्कस कर रहे थे, और लीनियर एसएचएम के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना सीखे थे। यहाँ पे बॉब का जो मोशन है वो लीनियर मोशन नहीं है, तो हम लोग इसके लिए ऐसे तो नहीं निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी और ऑसिलेशन एसएचएम होगा या नहीं, ऐसे तो नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर स्मॉल ऑसिलेशन हो रहा है, अगर बहुत स्मॉल ऑसिलेशन है ना, ऐसे तो सर्कुलर पाथ है, लेकिन इसके सर्कुलर पाथ का अगर बहुत छोटा सा पार्ट देखा जाए, तो बहुत छोटा सा पार्ट हम मान सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, और उस छोटे से पार्ट के लिए हम चेक कर सकते हैं कि ऑसिलेशन लीनियर एसएचएम होगा या नहीं। ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ लार्ज डिस्प्लेसमेंट, लेकिन तुम्हें इमेजिन करना है, अगर बहुत छोटा ड्रॉ करूंगा तो वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम, मतलब
ठीक, क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा लार्ज डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तुम्हें इमेजिन करना है कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये हमारा पेंडुलम बहुत कुछ यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। लेट अस से ये एक्स एक्सिस है और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप था इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वर्टिकल पोजीशन है, पता चल गया। अब इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस करो, तो इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस करने का मतलब है ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, इसको एक्स मान दें। अब हमें चेक करना है कि नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो नेट फोर्स कितना होगा वो तो हमें पता ही है। इस पेंडुलम बॉब के लिए लेंथ के अलोंग वाले फोर्सेस इधर थीटा है, तो हम बोलेंगे लेंथ के अलोंग वाले फोर्सेस बैलेंस होंगे अभी, अगर एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करके रखते हैं तो। और इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा कुछ यूं एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू होगी mg साइन थीटा, ठीक है। नेट फोर्स की वैल्यू होगी mg साइन थीटा। ठीक है, अगर स्मॉल ऑसिलेशन है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा की इक्वल होगी, और थीटा की वैल्यू होगी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के। यहाँ पे आर्क लेंथ का मतलब x, रेडियस का मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर स्मॉल ऑसिलेशन है तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट भी है, प्रोपोर्शनल भी है। तो पार्टिकल का मोशन बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, जिसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। या इसको तुम, चलो एक स्टेप मैं स्किप करके क्या कर लूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ। नेट फोर्स की वैल्यू आई है एम जी एक्स अपॉन एल, ये हम लिखेंगे न्यूटन लॉ से एम ए की इक्वल। एक्सेशन की वैल्यू आ रही है जी एक्स अपॉन एल, इसको हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी अपॉन एल, और टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए पेंडुलम की के टाइम पीरियड की वैल्यू आती है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बाकी आगे जैसे एंगुलर एसएचएम पढ़ोगे तो एंगुलर एसएचएम में टाइम पीरियड तो तुम कैलकुलेट करोगे, वो एक्चुअली इस पेंडुलम बॉब का मोशन तो एंगुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन ही है, तो उसके लिए एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड निकालोगे तो वो भी इतना ही आएगा, ठीक है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट ये सारे रिजल्ट जो हमने निकाले हैं, जहां जहां पर ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एसएचएम कराने के लिए, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। जी की वैल्यू चेंज करके पूछा जाएगा कि टाइम पीरियड निकालो, तो जी की वैल्यू पता है तुम्हें कैसे चेंज हो रही है, टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में जी की वैल्यू जैसे चेंज हो रही है पुट करके तुम्हें टाइम पीरियड की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। दूसरे प्लैनेट पे जा रहे हैं जहां पर जी की वैल्यू कम है, तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ऐसे प्लैनेट पर जा रहे हैं जहाँ जहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो वहां पे टाइम पीरियड ऑसिलेशन फास्ट होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे जी जीरो हो गया है, टाइम पीरियड इन्फिनिटी, ऑसिलेशन होगा ही नहीं, जब जी है ही नहीं ऑसिलेशन क्यों होगा। इन सारे फिगर्स को देखोगे तुम, जैसे भी रखोगे ना, चाहे ये पेंडुलम हो या फिर ये लिक्विड का लेवल हो, जिस लेवल पे रखोगे उसी लेवल पे रहेगा। वैसे यहाँ पे सरफेस टेंशन का इफेक्ट आएगा, अगर उसको इग्नोर करें तो जैसे लेवल है वैसे ही रहेंगे, ठीक। उसी तरह से ये वुड है, ये ऊपर करो, यहाँ पे तो ऐसे बाउंड फोर्स सरफेस टेंशन आएंगे, लेकिन इसमें जी नहीं रहेगा तो ऑसिलेशन नहीं होगा,
ठीक है, ऑसिलेशन नहीं होगा। ठीक है, और टाइम पीरियड हम बोलेंगे इन्फिनिटी हो गया। और इसी तरह से 0G का मतलब है या तो स्पेस में रख दिया गया है, या तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि एलिवेटर के अंदर ये पेंडुलम है और वो जो एलिवेटर है वो फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, तो फ्री फॉल का मतलब G 0 हो गया, एपरेंट G 0। ठीक है, और उसी तरह से सैटेलाइट में रख दिया गया। ठीक है, सैटेलाइट में रख दिया गया है, तो सैटेलाइट में रख दिया गया है तो G 0 हो गया, तो ऑसिलेट करेगा ही नहीं, टाइम पीरियड इन्फिनिटी। ठीक है, और इसमें बोला जाता है जी को अलग अलग तरीके से चेंज करके सिंपल पेंडुलम को के साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला सबसे आसान काम जो किया जा सकता है वो है सिंपल पेंडुलम को लिक्विड के अंदर रख दिया गया। तो लिक्विड के अंदर तुम्हें एपरेंट जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, एपरेंट जी निकालोगे, ठीक है, एपरेंट जी जैसे निकालोगे तो तुम्हें टाइम पीरियड की वैल्यू पता चल जाएगी। एपरेंट जी कैसे निकालेंगे? एपरेंट जी कैसे निकालेंगे कि हम टेंशन के अलावा इस बॉब के ऊपर सोचेंगे। अब सिर्फ mg नहीं एक्ट कर रहा है, सिर्फ mg एक्ट कर रहा था उसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पे ऊपर की तरफ बाउंड फोर्स भी एक्ट कर रहा है कि बाउंड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वो लिखेंगे रो vg के इक्वल, और ये mg को लिखेंगे सिग्मा vg के इक्वल। तो नेट फोर्स की वैल्यू जो होगी वो अब सिग्मा माइनस रो pg के इक्वल, और हमें v की वैल्यू पता है m अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो हम लिखेंगे mg 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ये नेट फोर्स होगा। तो एपरेंट जी की वैल्यू आएगी जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हम लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ये पूरा एक्सप्रेशन। ठीक, जी की जगह जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि पेंडुलम को हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ट में रख रहे हैं। पेंडुलम को हम एक कार्ट में रख रहे हैं, या पहले लिफ्ट में रखते हैं, लिफ्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं ए से। तो एपरेंट जी की वैल्यू हमें पता है, ये एपरेंट जी बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो एपरेंट जी की वैल्यू नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी, एपरेंट जी की वैल्यू हो जाएगी ट्रू जी प्लस एक। वैसे तुम्हें याद दिला दूं कि कोई भी ऑब्जर्वर अगर ए से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए एपरेंट जी हम कैलकुलेट करते हैं। पहले ट्रू जी देखते हैं किधर की तरफ है, वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और उसके बाद स्यूडो एक्सेलरेशन देखते हैं, जो भी एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। अगर ये ऑब्जर्वर यूं जा रहा है, ठीक है, अगर ये ऑब्जर्वर इस एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, तो इसके लिए जो एपरेंट जी होगी ना, वो ट्रू जी और स्यूडो एक्सेलरेशन के रिजल्टेंट के इक्वल होगी। ठीक है, ये एपरेंट जी होगी। और एपरेंट जी पता है, तो एपरेंट जी के अकॉर्डिंग हम टाइम पीरियड की वैल्यू सारे केसेस में निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा वो वाला केस तो कर लोगे, लेकिन अगर मान लो ये काट आगे ऐसे यूं आगे जा रहा है, ठीक है, तो ग्राउंड वाला जब ऑब्जर्वर देखेगा ना पेंडुलम का मोशन, तो उसका मोशन तो कॉम्प्लिकेट, वो एसएचएम हो ही नहीं रहा है, वो तो आगे की तरफ भी डिस्प्लेस होता जा रहा है। ठीक है, तो एसएचएम देखने के लिए ऑब्जर्वर को इस कार्ट के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कार्ट के अंदर जैसे ही ऑब्जर्वर आएगा, अब इसका मोशन ये ऑसिलेट करता हुआ देख सकता है, एसएचएम देख सकता है। ये ऑब्जर्वर पेंडुलम को अब ऑसिलेट करता हुआ देखेगा, एसएचएम होगा या नहीं वो चेक करेगा। लेकिन अब इस ऑब्जर्वर के लिए एपरेंट जी चेंज हो गई। एपरेंट जी अब किधर की तरफ है पता है, पता कर सकते हैं, ट्रू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और स्यूडो जी कुछ इधर की तरफ है, सॉरी स्यूडो एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ये ए से जा रहा है तो स्यूडो एक्सेलरेशन हम बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ठीक है, ये एपरेंट जी, एपरेंट जी पता चल गया, ये वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि अब जी की वैल्यू जी नहीं है, वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर।
और क्योंकि एपरेंट जी कुछ यूं इधर की तरफ आ गई है, तो हमारा जो पेंडुलम है ना, वो इसी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ में करते थे, ए से एक्सेलरेट, अगर ये कार्ट ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो पेंडुलम कितने एंगल पर आकर के सेटल होगा, तो तुम एपरेंट जी निकालो और बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टर्ब्ड है तो ये थोड़ा ऑसिलेट भी करेगा इसी पोजीशन के अबाउट। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड यूं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो डायनामिक्स में एक टाइप के क्वेश्चंस तो ये हो गए कि चेक करो कि ऑसिलेशन एसएचएम होगा या नहीं, और ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालो। ठीक है, और इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हम किसी तरीके से अपने एसएचएम करने वाले पार्टिकल के मोशन को कॉन्स्ट्रेन करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एसएचएम होता है, रिस्ट्रिक्टेड ऑसिलेशन होता है। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड क्या होगा? कहने का मतलब है कि हमारे पास, ठीक है, सेम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे न्यू स्प्रिंग है। ठीक है, ये ऐसे करके ब्लॉक लगाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ब्लॉक है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा भी ऐसे आगे डिस्प्लेस करेंगे, तो ये मीन पोजीशन के अराउंड इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2π√m/k। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना ऐसे करके दीवार लगा देते हैं और बोल देते हैं कि बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन होना है। ठीक है, वैसे इलास्टिक कोलिजन नहीं भी होगा तब भी सेम टाइम पीरियड आएगा, तो उसको चेक कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो इसका जो कंप्लीट साइकिल है ना, ये फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ। जो फर्स्ट हाफ है ना, ये वाला जो पार्ट, ये गायब हो गया। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये इस पोजीशन पर पहुंच करके इसके पास वेलोसिटी जितनी रहेगी ना, उतनी वेलोसिटी इलास्टिक कोलिजन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद, ठीक है, एसएचएम करने वाला पार्टिकल इस पोजीशन के बाद, यहाँ के बाद इधर से डायरेक्टली इधर आ गया, तो हम बोलेंगे ये वाला पार्ट गायब हो गया। टाइम पीरियड कितना होगा? टोटल का हाफ। फिर बोला जा रहा है कि ये जो दीवार है ना, वो मीन पोजीशन पर नहीं रखी, कहीं यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी वेलोसिटी थी ना कोलिजन के बाद, उतनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से हम बोल सकते हैं कि अभी भी ये एसएचएम है, लेकिन बस ये वाला जो पार्ट है ना, ये गायब हो गया। तो इतने पार्ट का टाइम निकाल लो तुम काइनेमैटिक्स अप्लाई करके। इस पार्ट का कितना टाइम होगा, वही ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा। लेकिन इस ऐसे मोशन को हम एसएचएम नहीं बोलेंगे, एसएचएम में कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही तुम्हें सिंपल पेंडुलम के लिए भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक, इसको हम 30 डिग्री से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब 15 डिग्री पे यहाँ पे कट कर दिया, सॉरी, यहाँ पे दीवार बना दी है 15 डिग्री की, ये 15 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो नेचुरली ये जो पेंडुलम बॉब है, वो तो 30 इधर जाता, 30 इधर जाता। ठीक है, 30 एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करता। ठीक है, लेकिन आधे एम्पलीट्यूड में आधा एम्पलीट्यूड वाला जो पोर्शन है वो कट ऑफ हो गया है, तो कितना होगा टाइम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और इसको तुम काइनेमैटिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, इसको ट्राई करो। इसको तो, ये वाला क्वेश्चन पहले भी मैंने दिया था तुम लोगों को, अब याद है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट है, और हमारा हमारा जो पेंडुलम है ना, हमारा जो पेंडुलम बॉब है, वो लेटेस्ट से कुछ यहाँ से अटैच्ड है। ठीक है,
ठीक है, हमें बोला गया है कि पेंडुलम बॉब की जो लेंथ है बिल्कुल उसका हाफ है, ये जो दीवार है उसकी लेंथ, ठीक है। ये L/2 है और ये टोटल लेंथ L है, या L/3 है, कुछ भी है, ठीक है, सबको एक ही तरह से सॉल्व करना है। अब बोला गया है कि टाइम पीरियड कितना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम पॉजिटिव एक्सट्रीम से रिलीज करेंगे तो ये अपना ऑसिलेशन करके आगे आएगा, लेकिन इसके बाद का जो ऑसिलेशन होगा ना वो L/2 लेंथ का ऑसिलेशन होगा। L/2 लेंथ के लिए टाइम पीरियड, L लेंथ के लिए टाइम पीरियड सेम नहीं है, ठीक है। L/2 के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 2π√L/2/g और L लेंथ के लिए L/g, ठीक है। तो तुम देख सकते हो एक साइकिल में ना, ठीक है, एक इसको हम SHM नहीं बोलेंगे, इसको ऑसिलेशन बोलेंगे, लेकिन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा तो ये इधर के हाफ SHM से इधर के हाफ SHM से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तुम लॉन्गर लेंथ के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू लिखोगे 2π का हाफ पाई L/g, और ये हाफ साइकिल का L/2 के लिए हाफ साइकिल का टाइम L/2g, ऐड कर दोगे तो टाइम, टोटल टाइम की वैल्यू हो जाएगी एक कंप्लीट साइकिल के लिए π√L/g, हाँ 1 + 1/√2, ठीक है, ठीक है। तो अब ये लास्ट पॉइंट जो मुझे बताना है, बाकी जो मैं कुछ चीजें तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, इसको तुम लोग देख लेना, ठीक है। अभी बाकी आज की क्लास में जो लास्ट पॉइंट बताना है वो है एंगुलर एसएचएम, ठीक है। एंगुलर एसएचएम का काइनेमैटिक्स, एंगुलर एसएचएम कब होता है और किस केस के लिए एंगुलर एसएचएम हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम लोग पार्टिकल का मोशन देख रहे थे और पार्टिकल का लीनियर एसएचएम डिस्कस कर रहे थे, ठीक। उस टाइम में पार्टिकल हमेशा किसी स्ट्रेट लाइन पर ही ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा था, यहाँ पे पार्टिकल का मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन था, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल का मोशन है और स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो काइनेमैटिक्स का मतलब होता था हम पोजीशन के लिए, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलेरेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स बस यूज कर लेते थे, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। पोजीशन की वैल्यू a sin ωt+5 होती थी और अकॉर्डिंगली वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आती थी, तो ये कंप्लीट काइनेमैटिक्स थी। एंगुलर एसएचएम क्या होता है, तो एंगुलर एसएचएम जो है, ठीक है, हम पार्टिकल से आगे चल करके अब हम रिजिड बॉडी के मोशन को देख रहे हैं, और रिजिड बॉडी का मोशन, ठीक है, वो तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन हम, ठीक है, ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें रिजिड बॉडी बिल्कुल प्योर रोटेशन कर रही है, ठीक है, रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी सिर्फ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर सकती है, ठीक है। तो अगर रिजिड बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रही है तो ऐसी बॉडीज के लिए हमें पता है, अगर बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रही होती है तो तुम्हें पता है कि इस बॉडी का हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, और हर पॉइंट के सर्कुलर मोशन के लिए पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हम एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स में बताते हैं। और प्योर रोटेशन के केस में बोलते हैं कि बॉडी का हर एक पॉइंट, ठीक है, ऐसा सर्कुलर मोशन करता है, या बॉडी के हर एक पॉइंट के सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन बिल्कुल सेम रहती है, तो हर एक पॉइंट के लिए एंगुलर क्वांटिटीज सेम होती हैं। तो ये एंगुलर क्वांटिटीज इस बॉडी की एंगुलर क्वांटिटीज कहलाती है। कहने का मतलब है इसमें हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी चेक करोगे बिल्कुल सेम आएगी, हम बोलेंगे ये बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है, कि लाइकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है तो उसका काइनेमैटिक्स हम एंगुलर क्वांटिटीज के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लेकिन प्योर रोटेशन के केस में ऐसा पॉसिबल है, कि प्योर रोटेशन के केस में ऐसा पॉसिबल है
कि बॉडी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन किसी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करे। ठीक, इसकी एंगुलर पोजीशन 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री आए, फिर वापस जाकर के -30 डिग्री और +30 -30 के बीच में ऑसिलेट करेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर ऑसिलेशन। लीनियर ऑसिलेशन का मतलब उसकी लीनियर पोजीशन, ठीक है, ऑसिलेट कर रही है। एंगुलर ऑसिलेशन का मतलब है एंगुलर पोजीशन ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, अब ये ऑसिलेशन एसएचएम होगा या नहीं। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी एंगुलर एसएचएम रिजिड बॉडी करेंगी, अगर कोई बॉडी एंगुलर एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है तो उस बॉडी की जो एंगुलर पोजीशन है वो सिंगल साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम की तरह वैरी करेगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी एंगुलर एसएचएम कर रही है तो उसकी वेलोसिटी वो भी साइनसॉइडली वैरी करेगी और एक्सेलरेशन वो भी साइनसॉइडली वैरी करेगा। तो किसी भी टी टाइम पे अगर कोई बॉडी एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो किसी भी टी टाइम पे बॉडी की जो एंगुलर पोजीशन होगी वो हम लिखते हैं, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशंस आएंगे। तुम लोग याद दिलाओ क्या होना चाहिए। ये थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसमें जो है ना, ये ओमेगा क्या है पता है? ओमेगा एंगुलर एसएचएम करने वाली बॉडी के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कि एंगुलर एसएचएम करने वाले बॉडी की एंगुलर पोजीशन को हम सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन की तरह देख सकते हो। सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी एसएचएम के लिए। ये ओमेगा फिक्स है क्योंकि एसएचएम करने वाले पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग जो सर्कुलर मोशन होगा ना, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल, उसकी एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है। एसएचएम की एंगुलर वेलोसिटी एक फिक्स वैल्यू होती है, ओमेगा फिक्स है। ठीक है, इसकी एंगुलर पोजीशन जो है ना वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, एंगुलर पोजीशन 0 है, फिर इंक्रीज होकर मैक्सिमम जा रही है प्लस थीटा नॉट और माइनस थीटा नॉट। ये थीटा नॉट एंगुलर एसएचएम के एम्पलीट्यूड्स कहलाएंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन होता है कि जो एंगुलर पोजीशन है वो किस रेट से चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी। तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी को कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज नहीं करो, हम पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी देखना चाहते हैं कि पार्टिकल किस रेट से एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है। फिर तो तुम सोचोगे कि यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर एंगुलर वेलोसिटी सबसे कम होगी। एंगुलर वेलोसिटी वैरी कर रही होगी पार्टिकल के लिए, किस तरह से वैरी कर रही होगी, वो ओमेगा थीटा नॉट, ठीक है, कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। और ये कोसाइन फंक्शन से वैरी करे, मतलब मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पे 0 होगी। एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑसिलेट करेगी, एक्सेलरेशन भी ऑसिलेट करेगा और वो वैल्यू आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। बिल्कुल सेम इक्वेशन है, बस लीनियर क्वांटिटीज की जगह एंगुलर क्वांटिटीज आ गई। इसी तरह से फिर पोजीशन के टर्म्स में हम बोलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होती है ओमेगा अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर मतलब थीटा स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब यहाँ पे थीटा, ये वैल्यू है। चेक करो, अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन को निकालते हैं वो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सेम इक्वेशन है। एंगुलर एसएचएम के डायनामिक्स के कैसे क्वेश्चंस होंगे और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो डायनामिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि लीनियर एसएचएम के डायनामिक्स का क्वेश्चन होता था। उसमें हमें बॉडी दे दी जाएगी, फोर्सेस तुम्हें खुद से देखने हैं, फोर्सेस को देख करके पता लगाना है कि बॉडी का ऑसिलेशन एंगुलर एसएचएम होगा या नहीं। एंगुलर एसएचएम होगा तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। स्टेप्स, सारे स्टेप्स सेम होंगे, बस यहाँ पे हमें एंगुलर क्वांटिटीज के टर्म्स में सब कुछ लिखना होगा। जैसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, फोर्स बैलेंस करके पहले निकाल, अब यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे लेकिन टॉर्क बैलेंस करके। कि रोटेशन में
इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क जीरो। उसके बाद इक्विलिब्रियम से हम कोई भी आर्बिट्ररी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लेंगे और चेक करेंगे कि बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है या नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, कौन सी कंडीशन, कि टाउ की वैल्यू थीटा के ऑपोजिट और थीटा के प्रोपोर्शनल है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम बोलेंगे बॉडी का मोशन एंगुलर एसएचएम होगा। अब एंगुलर एसएचएम के लिए टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो टाउ टॉर्क की वैल्यू पता चल गई है, तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके आई अल्फा से इक्वेट करके अल्फा पता चल जाएगा। और एंगुलर एसएचएम में हमें पता है कि हमेशा अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है, तो इससे ओमेगा की वैल्यू भी पता चल जाएगी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी। और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करते आए हैं। अभी यहाँ 12th में तुम लोगों ने डाइपोल के ऊपर टॉर्क निकाला था और डाइपोल के ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकाला था, वो ऐसे ही तो निकाला था। ठीक है, ठीक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। कोई सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो तुम्हारे केस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, वो कुछ इस तरह का होगा। लेटेस्ट से कोई भी बॉडी बना दी जाएगी, बॉडी किस तरह की है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास एक रॉड है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रॉड है और हमारे पास है एक सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और रॉड की लेंथ और सॉलिड स्फीयर का डायमीटर, ठीक, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसको और छोटा कर दें, इसको बड़ा कर देते हैं ना, छोटा करेंगे तो ऐसा। ये दोनों का डायमीटर बिल्कुल सेम है, ठीक, ऐसे है। और ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक, हॉलो स्फीयर नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, दोनों के लिए मास बता दिया गया है, रेडियाई बता दी गई है। अब बोला जा रहा है इसको ना हम टॉप मोस्ट पॉइंट से, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, इसको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो बोला गया कि डिस्टर्ब करने के बाद ऑसिलेट करेगी ये बॉडी, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, कैलकुलेट करो। एम है, एल है, एम है और 2r है, सॉरी, और ये एम है और रेडियस आर है। यहाँ पे आर इसकी रेडियस है, यहाँ पे 2r इसकी लेंथ है। सॉल्व करो, 1 मिनट के टाइम है। डायनामिक्स के क्वेश्चंस मैंने जितने लेने चाहिए उससे कम लिए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं लिए हैं वो हम लोग, ठीक है, वो हम लोग लेंगे, कि अलग से वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। इसका आंसर तुम लोग निकालो, जैसे आंसर आ जाए बताना। आया कुछ? ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये वाली जो पोजीशन है ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है,
इक्विलिब्रियम के बाद दूसरा स्टेप है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में आर्बिट्ररी एंगल थीटा से बॉडी को रोटेट करो। कर दिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी। इसी एक्सिस के अबाउट ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रही है। अब हमें चेक करना है कि बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क, बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क चेक करना है कि वो नेट टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है या नहीं और प्रोपोर्शनल है या नहीं। ऑपोजिट तो है ही, तुम देख सकते हो कि स्फेयर के ऊपर जो टॉर्क एक्ट करेगा वो कुछ, इसका फोर्स कुछ ऐसे है और ये आर कुछ ऐसे है, तो हम बोलेंगे एक्सिस के अराउंड स्फेयर के वेट का जो टॉर्क है वो कुछ ऐसा क्लॉकवाइज होगा। लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ पे रॉड के भी सेंटर पर रॉड का वेट एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, इसका भी टॉर्क आएगा, ठीक है। तो ये भी टॉर्क तुम देख सकते हो क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। अब चेक करना है कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टॉर्क कैलकुलेट करते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रॉड के ऊपर जो वेट का फोर्स एक्ट कर रहा है, ये mg यहाँ पर है, इसके लिए mg यहाँ पर, दोनों का मास सेम है। रॉड के ऊपर जो वेट का फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है ये r है, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो r साइन थीटा होगी, ठीक है। तो mg की डिस्टेंस r साइन थीटा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये है r साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस पहले देखनी पड़ेगी, ये 3r है, तो यहाँ से r, यहाँ से 2r, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस ये 3r साइन थीटा है, ठीक है। तो टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क नेट टॉर्क की वैल्यू आएगी, नेट टॉर्क की वैल्यू आएगी, इसको हम एक काम करते हैं थोड़ा इधर, नेट टॉर्क की वैल्यू आएगी, रॉड के वेट का टॉर्क होगा mg r साइन थीटा प्लस ये भी क्लॉकवाइज में ये mg सी आर साइन थीटा, तो चेक कर सकते हो। तो ये वैल्यू आ रही है 4 mg r साइन थीटा। टॉर्क थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, साइन थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एंगुलर एसएचएम नहीं होगा। लेकिन स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टॉर्क की वैल्यू लिखेंगे 4 mg r थीटा। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो एंगुलर एसएचएम होगा। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक एसएचएम होगा, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, सॉरी। तो टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमें टॉर्क की वैल्यू पता है, इसको आई अल्फा से इक्वेट करके अल्फा निकाल लेते हैं, एम जी आर थीटा, और ये वैल्यू होगी आई अल्फा की इक्वल, आई अल्फा। तो आई की वैल्यू कितनी लिखेंगे? तो पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, रॉड का एंड के अबाउट लिखना है, तो वो वैल्यू होती है ml स्क्वायर बाई 3, है ना। m और l का मतलब है 2r स्क्वायर अपॉन 3, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ इस एक्सिस के अराउंड। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अराउंड कितना होगा? तो तुम देख सकते हो कि डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे ये गिवन एक्सिस और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है 3r, ठीक है। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये होती है 2/5 mr स्क्वायर, ये 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, और यहाँ पे md का मतलब है 3r, ये I की वैल्यू है टाइम्स अल्फा।
ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई है, आ रही है। एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, इस साइड में 4g है और राइट साइड में क्या है, 4/9, ठीक है, नहीं 4/3, 4/3 प्लस 2/5, ठीक है, प्लस 9, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 15, 20 प्लस 6 और 15 टाइम्स 9, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135, ठीक है, तो 135, 155, 161, तो ये वैल्यू, इसको कैलकुलेशन चेक कर लेना, 161/15, तो ये 15 टाइम्स 4 विच इज 15 टाइम्स 4 60, 60g/161, यही आया था ना, 135, 25 और ये 6, 55 और 6, 61 आर, ठीक है, 60/161 g/r अल्फा, तो टाइम पीरियड, सॉरी थीटा, थीटा क्या लिखा, तो इसको इक्वेट करेंगे ओमेगा स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो ओमेगा की वैल्यू भी पता चल जाएगी और टाइम पीरियड की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू तुम लिखोगे 2 पाई अंडर रूट, 2 पाई अंडर रूट कितना, 161r/60g, ये टाइम पीरियड होगा हमारे ऐसे सिस्टम के लिए। तुम लोग अगर और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, कि प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए, तुम्हारा इससे रोटेशन वाला पार्ट भी रिवाइज होगा, स्ट्रांग होगा, और अच्छे क्वेश्चंस करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन इस तरह का है, ट्राई करना, ठीक है। हमारे पास बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करें, ठीक है, इसकी साइड लाइंस बता दी गई है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से रिलीज करते हैं तो जो पेंडुलम है ना, कुछ इस तरह से, जो रेक्टेंगल है कुछ इस तरह से फॉल करता है और ऑसिलेट करता है, इसको सॉल्व करना, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए तुम्हें इक्विलिब्रियम निकालनी पड़ेगी और इक्विलिब्रियम निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वैसे तो, ठीक है, अगर तुम्हें रोटेशन अच्छे से याद है तो, है ना, ये है, तो बोला गया कि इसके ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, और अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो एक और क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन कि हमारे पास एक, ठीक है, दो एक रॉड है, उसको 90 डिग्री पर बेंड कर दिया गया, ठीक है, और इसको यहाँ पर ना ऐसे नेल के बीच में ऐसे रख दिया गया है, यहाँ पर नेल है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करें, तो ज्यादा करेंगे तो हो सकता है ये नीचे गिर जाए, ठीक है, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी जो, ठीक है, रॉड का अरेंजमेंट है, ये यूं इस तरह से, ठीक है, ये क्या करेगा, ऑसिलेट होगा, ठीक है, ठीक है, ऑसिलेट होगा यूं ऐसे करके, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ट्राई करना, इसमें मास, लेंथ, ब्रेड्थ यूं है, और यहाँ पे दोनों रॉड्स के लिए बताया गया है एम और एल ईच, ठीक है, ट्राई करना। अब इसके बाद हम